हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम एंग्लो सैक्सन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। एंग्लो सैक्सन का पीरियड 450 AD से 1066 AD तक के रहता है। ऑलमोस्ट 600 ईयर्स तक ये ब्रिटेन पे रूल करते हैं। इनके आने से पहले सेल्ट्स या केल्ट्स यहाँ पे रह रहे होते हैं और इनका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि ये कब से रह रहे होते हैं। केल्ट्स को ब्रिटोन्स भी कहा जाता है और इन्हीं ब्रिटोन्स के नाम से इस जगह का नाम ब्रिटेन रखा जाता है। ये जो केल्ट्स होते हैं ये ब्रिटेन के मूल निवासी होते हैं और ये लोग ब्रिटेन में पीसफुली रह रहे होते हैं। कब तक के? 55 BC तक के। और 55 BC तक के ये लोग पीसफुली रह रहे होते हैं। उसके बाद में रोमन्स इन पे अटैक करते हैं और रोमन्स रिपीटेडली इन पे अटैक करते हैं क्योंकि रोमन्स के बाद मोस्ट डोमिनेंट मिलिट्री फोर्सेस होते हैं। इसलिए रोमन्स 55 BC में ब्रिटेन्स को कॉन्कर कर लेते हैं, जीत लेते हैं। जब ब्रिटेन्स को रोमन्स जीत लेते हैं उसके बाद में ब्रिटेन्स केल्ट्स को वहाँ से भगाते नहीं हैं, बल्कि रोमन्स और केल्ट्स दोनों पीसफुली साथ साथ रह रहे होते हैं। रोमन्स के आने से केल्ट्स को एक बेनिफिट होता है और ये होता है कि रोमन्स केल्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं दूसरी अदर ट्राइब्स से जो उन पे अटैक करते हैं। रोमन्स की जो लैंग्वेज होती है वो लैटिन होती है, यानी कि ये लैटिन भाषा बोलते हैं और इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं ये से जेड तक के ये लैटिन से ही लिया गया है। इसी बीच में एक दूसरी ट्राइब है जिसको पिक्ट्स और स्कॉट्स, ये दो ट्राइब होती हैं और ये ब्रिटेन पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जब ये ब्रिटेन पे अटैक करती हैं उस समय रोमन का जो किंग होता है उसका नाम ओनरियस होता है और ओनरियस एक वॉल बनाता है जिस वॉल की नाम होती है हैड्रियंस वॉल। ये उस वॉल को इसलिए बनाता है ताकि पिट्स और स्कॉट्स से, जो कि दो ट्राइब होती हैं, बहुत ही जंगली होती हैं, इनसे ब्रिटेन की रक्षा कर सके। लेकिन उसी समय एक दूसरी ट्राइब होती है जिसको हम वेसिगोथ्स के नाम से जानते हैं और ये बार बार रोम पर अटैक कर रही होती है। जब ये बार बार रोम पे अटैक कर रही होती है इसी वजह से रोमन्स को अपनी कंट्री की रक्षा करने के लिए, अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए 407 ईस्वी में ब्रिटेन से विड्रॉ करना पड़ता है और अपनी कंट्री को जाना पड़ता है। जब ये लोग रोम को जा रहे होते हैं तो रोम का जो रोमन्स का किंग होता है वो केल्ट से कहता है कि अब आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी क्योंकि रोम पर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं और हमें उन्हें डिफेंड करना है। जब ये लोग यानी कि रोमन्स रोम चले जाते हैं तो केल्ट्स, ये लोग जो केल्ट्स होते हैं ये स्कॉट और पिट्स के अटैक का सामना नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये लोग 3 ट्राइब्स को इनवाइट करते हैं अपनी हेल्प के लिए। अब वो 3 ट्राइब्स कौन कौन सी होती हैं? एक तो एंगल्स होते हैं, एक सैक्सन्स होते हैं और जूट्स होते हैं। एंगल्स जो कि जर्मनी के रहने वाले होते हैं, सैक्सन्स एक सैक्सनी जगह के रहने वाले होते हैं और जूट्स जो कि डेनमार्क के होते हैं। ये तीनों ट्राइब को यहाँ पर बुलाया जाता है। और ये कहाँ से आते हैं? ये बेसिकली नॉर्दर्न जर्मनी और सदर्न स्कैंडिनेविया से आते हैं। ये लोग वहाँ के निवासी होते हैं। ये इंग्लैंड को समुद्री रास्ते से आते हैं। और इसका हमें साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? एक राइटर हुआ है 18th सेंचुरी का जिसका नाम है बीड। ये क्रिश्चियन होता है और ये इन तीनों ट्राइब्स के बारे में अपनी बुक में डिस्क्राइब करता है। बेडी की एक बुक है जिसका नाम है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। इसी बुक में ये बताता है कि ये 3 ट्राइब को इनवाइट किया जाता है केल्ट्स के द्वारा। जब केल्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं
तो ये लोग, ये दोनों ट्राइब्स यानी कि जो पिक्ट्स होते हैं और स्कॉट्स होते हैं, इनको हरा कर भगा देते हैं और यहाँ पे रहने लगते हैं। और हमें पता है कि जिस तरह से हमारे इंडिया में कुछ अरबों का आक्रमण हुआ, मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, तो जब वो आक्रमण करता था कोई भी व्यक्ति, तो वहाँ की जो लैंग्वेज होती थी वो अपनी लैंग्वेज थोपने की कोशिश करता था। यही जैसे कि यहाँ पर जब मुस्लिम को अटैक हुआ इंडिया में, तो वो लोग पर्शियन लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, इसलिए यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसको पर्शियन बना दिया गया। इसी तरीके से जब यहाँ पे एंगल्स और सैक्सन्स आते हैं, तो ये लोग जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं उसी को हम ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं। यानी ओल्ड इंग्लिश कोई अदर लैंग्वेज नहीं होती, ओल्ड इंग्लिश उसी को कहा जाता है जो एंगल्स और सैक्सन्स के द्वारा बोला जाता है। रही बात जूट्स की, तो ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, तादाद भी इनकी बहुत ही कम होती है, इसलिए बहुत ही लॉन्ग समय तक ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब ये जो ओल्ड इंग्लिश है, तो ये तो हमारी रही कुछ इनके द्वारा, यानी कि जो एंगल्स और सेक्शन के द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। और ये जो एंगल्स हैं, बाद में इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम इंग्लैंड पड़ता है। एंगल्स यानी कि एंगल्स और लैंड यानी जगह, एंगल्स के लैंड यानी कि इंग्लैंड, तो इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम इंग्लैंड रखा जाता है। जब एंगल्स और सेक्शंस यहाँ पर रहने लगते हैं, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे ये जो केल्ट्स होते हैं, केल्ट्स को यहाँ से भगा देते हैं, और जो केल्ट्स होते हैं ये धीरे धीरे स्कॉटलैंड और वेल आइलैंड की तरफ चले जाते हैं, माउंटेन एरियाज में। इसके बाद में एक और अटैक होता है, और ये वाइकिंग्स का अटैक होता है। ये वाइकिंग्स बहुत ही जंगली टाइप के होते हैं। वाइकिंग्स ब्रिटेन पे अटैक करते हैं 737 AD में, और जब ये अटैक करते हैं उस समय ब्रिटेन का जो किंग होता है उसका नाम होता है अल्फ्रेड। अल्फ्रेड ये वेसेक्स का किंग होता है। बेसिकली इस समय इंग्लैंड को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि वेसेक्स है, एसेक्स है, ससेक्स है, इस तरह से 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन जो बहुत ही फेमस इसका पार्ट होता है उसको हम वेसेक्स के नाम से जानते हैं, और जो ये हमारा किंग अल्फ्रेड होता है ये वेसेक्स का ही किंग होता है। किंग अल्फ्रेड बहुत ही बहादुरी से वाइकिंग्स का सामना करता है और इन्हें डिफीट कर देता है। इसके बाद में फिर नॉर्मन इन्वेजन होता है, नॉर्मन का अटैक होता है 1066 AD में। जो नॉर्मन इन्वेजन होता है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। जब नॉर्मन का इन्वेजन होता है तो नॉर्मन जो कि फ्रांस के रहने वाले होते हैं, इनका किंग होता है ड्यूक विलियम। एंग्लो सैक्सन जो होते हैं ये इंग्लैंड में रह रहे होते हैं और इनका किंग होता है हैरोल्ड। इन दोनों का सामना होता है और यहाँ पर नॉर्मन इंग्लैंड को कॉन्कर कर लेते हैं, जीत लेते हैं। जब नॉर्मन का किंग इंग्लैंड को जीत लेता है उसी के बाद इसका नाम पड़ता है विलियम कॉन्कर। तो ये रही हमारे कुछ पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम बात करेंगे कुछ लिटरेचर का, इस समय कौन कौन से बुक्स या पोएम्स लिखी गई। तो हम बात करेंगे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर क्यों कहा गया, क्योंकि जो सैक्सन और एंग्लो के द्वारा, एंगल्स के द्वारा जो भी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था उसको हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। क्या समझ आया आपको कि एंगल्स और सैक्सन्स जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते थे उसे हम क्या कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश। और उस दौरान में जो भी लिटरेचर लिखा गया उसी को हम कहेंगे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ये जो हमारा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है इसका पीरियड क्या होता है, तो ये पीरियड हमारा होता है 450 से 1066 तक के जो हमारा पीरियड होता है ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है। इसके बाद में 1066 से लेकर के और 1400 तक के जो पीरियड होता है उसको मिडल इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, और इसके बाद में जो लिटरेचर आएगा उसको मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर कहा जाएगा। तो अब हम बात करेंगे इस पीरियड के लिटरेचर की। इस समय का जो लिटरेचर था वो बहुत ज़्यादा, प्रिंटिंग प्रेस इस समय थे नहीं तो बहुत ज़्यादा राइटिंग फॉर्म में नहीं आया था। लोग ओरली राइटिंग लिखते थे, यानी कि चलते चलाते लोगों को सुनाते रहते थे, लिखते रहते थे। इस समय की जो राइटिंग्स होती थी वो अलिटरेटिव वर्ड्स में होती थी। अलिटरेटिव वर्ड्स के मतलब ये होता है कि जो वर्ड्स होता था वो सेम साउंड से स्टार्ट होता था या सेम लेटर से स्टार्ट होता था। जैसे हम कहें पीटर, पाइपर, पिग्ड,
अ पेक ऑफ पिक्ड पेपर, एक ही साउंड देखिए आ रही है। इस समय जो प्रचलन में थी नियर अबाउट 400 मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रचलन में थी, जिसमें से 4 बहुत ही खास हैं, मेजर हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली है एक्सेटर बुक, सेकंड है जूलियन मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको हम कैडमन मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं, और थर्ड है वर्सेली बुक, और फोर्थ है नोवेल कोडेक्स जिसको बियोवुल्फ मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। इस समय जो पोएम्स लिखी जाती थी उनकी थीम क्या होती थी? एंग्लो सैक्सन के दौर में या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की जो पोएम्स लिखी जाती थी उनकी थीम्स हुआ करती थी। ये हीरोइक पोएम्स लिखते थे जिसमें वॉरियर्स के बारे में डिस्क्राइब करते थे, रिलीजियस पोएम्स लिखते थे, पर्सनल पोएम्स लिखते थे, लव पोएम्स भी लिखते थे, और क्रॉनिकल्स भी लिखते थे, यानी कि हिस्ट्री लिखा करते थे। ये सरमस लिखते थे, उपदेश लिखते थे, और रिडल्स यानी कि पहेलियाँ भी लिखते थे। इस समय की जो मेजर पोइट हैं, वो पोइट्री इस समय की जो मेजर है उसमें बियोवुल्फ है, और विटसिट, ड्योर, द वांडरर, द सीफारर, द बैटल ऑफ माल्डन, ड्रीम ऑफ द रूड, ये इस समय की मेजर पोइट्री हैं। तो अब इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बियोवुल्फ की। बियोवुल्फ जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग पोएम है, लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग पोएम ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, इसको माना जाता है बियोवुल्फ को। सेकंड, जो इसकी सेटिंग जो हुई थी वो नॉर्थ यूरोप में हुई थी, नॉर्थ यूरोप यानी कि डेनमार्क और स्वीडन में। ये बियोवुल्फ को नेशनल एपिक भी माना जाता है इंग्लैंड का, और इसमें डिस्क्राइब किया गया है स्कैंडिनेवियन वॉरियर्स को। इसके राइटर्स का कुछ पता नहीं है। ये जो बियोवुल्फ है ये एनोनिमस है। इस पोएम को लिखा गया है अलिटरेटिव वर्ड्स में लिखा गया है, यानी कि वर्ड्स बिगिनिंग विद द सेम साउंड, और इसमें जो टोटल लाइंस है वो 3182 लाइंस का प्रयोग किया गया है। ये बुक नोवेल कोडेक्स में मिलती है। जो 4 मेजर मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उसमें से एक है नोवेल कोडेक्स जिसको बियोवुल्फ मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी कहा जाता है, उसी में मिलती है नोवेल कोडेक्स में। इसकी स्टोरी बेसिकली क्या होती है कि ये जो स्टोरी है, तो डेनमार्क जो होता है, डेनमार्क का एक किंग होता है जिसका नाम होता है हरोथगर, और हरोथगर जो होता है ये एक युद्ध में इसको विक्ट्री होती है, और उसी विक्ट्री के जश्न में एक ह्योरोड बनाता है। ह्योरोड क्या होता है? एक फीस्टिंग या मील हॉल होता है। यहाँ पर लोग आते हैं, भोजन करते हैं, गाने गाते हैं और इन्जॉय करते हैं, आराम भी करते हैं यहीं पे। इस फीस्ट हॉल के बारे में ग्रैंडल को पता चलता है, जो कि एक मॉन्स्टर होता है। तो ये रात के समय इस मील हॉल पे अटैक करता है और यहाँ के लोगों को मार के खा जाता है। और ये जो होता है प्रोसेस पूरा 12 ईयर्स तक के चलता है, 12 सालों तक। उसके बाद में बियोवुल्फ जो होता है, ये उस समय बियोवुल्फ बहुत ही छोटा बच्चा होता है, लेकिन जब बियोवुल्फ यंग होता है उसको इस घटना के बारे में पता चलती है। बियोवुल्फ जो होता है इसकी जो ग्रिफ होती है यानी पकड़ 30 लोगों के बराबर होती है, और ये जो बियोवुल्फ प्लान बनाता है कि चलेंगे आज उसी मील हॉल में सोएंगे। जब ये मील हॉल में सो रहा होता है और ये ग्रैंडल वहाँ पे आता है, एक एक करके लोगों को खा रहा होता है। इसके बाद में जब ये बियोवुल्फ के पास आता है तो बियोवुल्फ उसका बाजू पकड़ लेता है। इसकी पकड़ इतनी सख्त होती है कि वो छुड़ा नहीं पाता है और उसका बाजू उखड़ जाता है और वो ग्रैंडल वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद में ग्रैंडल की मदर को पता चलता है तो वो अटैक कर देती है इनके ऊपर और एक सोल्जर्स को अपनी गुफा में उठा ले जाती है। जब बियोवुल्फ को पता चलता है उस सोल्जर्स के बारे में तो वो उसका पीछा करता है। पीछा करते हुए एक लेक होता है, पानी की झील से होकर के उसकी गुफा में जाता है। तो वहाँ पर क्या देखता है कि जो ग्रैंडल था, ग्रैंडल का बाजू नहीं है और उसकी लाश वहाँ पर पड़ी हुई होती है। फिर ये जो बियोवुल्फ होता है तो बियोवुल्फ उसकी माँ से फाइट करता है और उसी माँ को वहाँ पे मार देता है और ग्रैंडल के सर को काट करके लाता है वही ह्योरोड यानी फीस्ट हॉल में लगा देता है विक्ट्री की निशानी के तौर पे। उसके बाद में बियोवुल्फ जो होता है उसकी मदर को भी मार देता है और बियोवुल्फ लास्ट में बियोवुल्फ की फाइट एक ड्रैगन से होती है। एक ड्रैगन से होती है। उस ड्रैगन को तो मारने में बियोवुल्फ कामयाब हो जाता है, लेकिन इसको मोर्टल वोंड्स आते हैं और जिसकी वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाता है और मर जाता है। तो ये पूरी स्टोरी रही बियोवुल्फ की। अब हम आगे दूसरे पोएम की बात करेंगे, विडसिथ। विडसिथ बेसिकली एक ट्रैवलर सॉन्ग होता है। इसमें टोटल 143 लाइन्स हैं। इस पोएम को भी अलिटरेटिव वर्स में लिखा गया है।
इसकी स्टोरी क्या होती है कि एक जो है ट्रेवलर है या वांडरर होता है, जो अपनी वांडरिस के बारे में, अपने ट्रेवल्स के बारे में बताता है और फ्यूडल हॉल्स के बारे में बताता है, और वो ये भी बताता है किस तरह से वो गाना गाता है। आगे वो बताता है कि लोग उसको कितना प्यार करते हैं और उसको किस तरह से उपहार देते हैं। जहाँ कहीं भी वह जाता है लोग उसके स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। वह युद्ध से रिलेटेड भी गाने गाता है और अपने आर्ट की प्रशंसा भी करता है। तो ये सारी जो स्टोरीज़ है, इस टाइप की ये पोएम है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। हमारा जो अगला पोएम है वो ड्यूर है। ड्यूर जो है ये एक्सटेसर बुक में है। ये एक लैमेंट सॉन्ग होता है, जो कि एक कोप यानी कि स्कोप की मीनिंग होती है पोएट। तो एक पोएट का लैमेंट होता है, विलाप होता है इसके अंदर, और इसका नाम होता है ड्यूर पोएट का। इसमें टोटल 42 लाइंस होती हैं और इसको भी अलिटरेटिव वर्स में लिखा गया है। इसकी स्टोरी ये होती है कि जो मिनिस्टर होता है तो इसको जो है रिप्लेस कर दिया जाता है। मिनिस्टर को एक दूसरे मिनिस्टर से रिप्लेस कर दिया जाता है, और किससे रिप्लेस किया जाता है, उसके एक राइवल से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो उसी के लिए वो जो है बहुत ही उदास हो जाता है, और उसी को वो एक्सप्रेस करता है अपनी इस पोएम में। वो ये कहता है कि वो बहुत ही खुश था अपनी इस पोजीशन पे जब तक कि उसको उसके राइवल्स के द्वारा हटाया नहीं गया था या उसे रिप्लेस नहीं किया गया था। तो ये बेसिकली इसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम में। हमारा अगला जो पोएम इसमें यूज़ किया गया सी फारर। सी फारर क्या होता है, इसका भी हमें मिलता है, ये एक्सटेसर बुक मैन्युस्क्रिप्ट में मिलता है। ये इसमें 142 लाइंस होती है टोटल। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से होती है कि ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा होता है जो अकेले समुद्र में यात्रा कर रहा होता है, और ये पोएम उसी बूढ़े सी फारर के बारे में है, जो कि अपनी याद करता है उस घटनाओं को और अपनी लाइफ का मूल्यांकन करता है जो वो रह चुका है या जी चुका है। वो बताता है कि किस तरह से अकेल और मुश्किलात, तन्हाई और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उस ठंडे सी में। आगे वो ये भी बताता है कि एंग्शियस फीलिंग, किस तरह से व्याकुलता की फीलिंग उसको आती हैं उस कोल्ड में और अकेले समुद्री रास्ते में। इसकी अपेक्षा में ये कहता है कि जो लाइफ यहाँ लैंड पर होती है वो लोगों के बीच में होती है, अपने रिलेटिव्स के बीच में होती है, और लोग हर प्रकार के मुश्किल से और ख़तरे से फ्री होते हैं, और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलता है और फूड भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है उन लोगों को जो यहाँ ज़मीन पर रह रहे होते हैं। तो यही सारी चीज़ को डिस्क्राइब करता है। हमारी जो अगली पोएम है द वांडरर है। ये वांडरर में क्या होता है कि एक किंग होता है जो कि उस एक्सपायर कर जाता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसका जो वांडरर जो होता है उसको अपनी ही कंट्री से निकाल दिया जाता है। इसके बाद में वो अपने घर को छोड़ देता है और वही ठंड के मौसम में निकल जाता है समुद्र के रास्ते से होकर के, और वो समुद्र अपनी नाव से जा रहा होता है उस उबड़ खाबड़ रास्ते में, और उस समुद्र से होकर के वो तलाश कर रहा होता है एक दूसरे लॉर्ड की। उसके पास कोई फ्रेंड नहीं होता है, और उसकी इच्छा होती है अर्निंग फॉर द कंफर्ट एंड प्लेजर ऑफ न्यू मीड हॉल, बट उसकी इच्छा होती है कि उसको कोई दूसरा लॉर्ड मिल जाए, लेकिन वो इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, उसको कोई भी लॉर्ड नहीं मिलता है। हमारी जो अगली पोएम है ड्रीम ऑफ वुड है। ड्रीम ऑफ रूड। रूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में नेट में पूछा गया है रूड की मीनिंग क्या होती है, तो इसकी मीनिंग क्रॉस होती है। ये भी अलिटरेटिव वर्स में लिखा गया है, वर्सली बुक में पाया जाता है, या वर्सली बुक में इसको मेंशन किया गया है। ये एक रिलीजियस पोएम है और एक ड्रीम पोएम है। इसमें क्या होता है कि एक पोएट ड्रीम देखता है कि वो एक ट्री को देखता है, एक खूबसूरत ट्री को देखता है, या रूड या क्रॉस को देखता है, और वो उस क्रॉस को देखता है जिस पर जीसस क्राइस्ट को शूली पे चढ़ाया गया था, क्रूसिफाइड किया गया था। फिर आगे की स्टोरी रूड उसको बताता है किस तरह से उस पर नेल या सारी चीज़ जड़े गए थे, किस तरह से टॉर्चर किया गया था, वो सारा रूड उसे बताता है। ये स्टोरी होती है। और हमारे जो अब ये कुछ फेमस पोएम्स थे या वर्क्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं, इस समय के 4 फेमस राइटर्स होते हैं जिनकी हम बात करते हैं। पहला फेमस राइटर बीड होता है, सेकंड कैडमन है, थर्ड साइनवुल्फ है,
और फोर्थ अल्फ्रेड द ग्रेट है। बीड को जो होता है ये सेंट बीड भी कहते हैं, द वेलरेबल बीड भी कहते हैं, बीड द ग्रेट भी कहते हैं। इसकी एक फेमस बुक है जिसको हमने पहले भी डिस्क्राइब किया है, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। इसको लैटिन में लिखा गया होता है और इस बुक को ट्रांसलेट करते हैं अल्फ्रेड द ग्रेट इंग्लिश में। इनको फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, फादर ऑफ इंग्लिश नहीं, फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री किसको? बीड को कहा जाता है। अगली पोएम हमारी है कैडमैन। कैडमैन से हिम इनकी बहुत ही फेमस पोएम है। यही सिर्फ इनकी एक सर्वाइविंग पोएम है। ये पोएम 9 लाइन्स की है। इसको अलिटरेटिव वर्स में लिखा गया है और इन्हें यानी कि कैडमैन को फर्स्ट पोएम ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, इनको माना जाता है कि ही इज़ द फर्स्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का इनको पहला कवि माना जाता है। किसको? कैडमैन को। और बीड को माना जाता है, लैटिन में उन्होंने लिखा था, उनको पहला पोएट माना जाता है और इनको फर्स्ट पोएट ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है। इन्होंने जो पोएम लिखा था उसमें गॉड की प्रशंसा कर रहे हैं और इसकी क्रिएशन की प्रशंसा करते हैं। हमारे जो अगला पोएट है वो साइन वुल्फ है। साइन वुल्फ भी रिलीजियस कंपोजिशंस लिखे हैं। ये बहुत ही बड़ी बड़ी लाइन का प्रयोग करते थे, बहुत ही लंबी लंबी लाइन्स। इनके फेमस कुछ पोएम्स हैं जैसे द फेट्स ऑफ अपोस्टल्स, जूलियाना, एलीन, क्राइस्ट सेकेंड, ये इनकी पोएम्स हैं। और हमारे जो लास्ट राइटर हैं किंग अल्फ्रेड हैं। किंग अल्फ्रेड क्या होता है? ये वेसेक्स के किंग होते हैं। आपको आप बताया कि जो है इंग्लैंड है उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और सबसे पावरफुल जो जगह थी वो वेसेक्स थी और ये वेसेक्स के ही किंग होते हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स को लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया था। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, सल्तनत पे बैठने के बाद अल्फ्रेड स्पेंड सेवरल ईयर्स फाइटिंग वाइकिंग्स इन्वेजन। कई सालों तक ये वाइकिंग्स के इन्वेजन का सामना करते रहे। ही वॉन द डिसाइसिव विक्ट्री इन 1878 में इनको विजय प्राप्त हुई एंड मेड एन एग्रीमेंट विद वाइकिंग्स, और वाइकिंग्स के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, समझौता किया। अल्फ्रेड encouraged education, proposing that primary education should be conducted in Old English rather than Latin। और अल्फ्रेड ने ही प्रोत्साहन किया था कि जो एजुकेशन है उसको, प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको ओल्ड इंग्लिश में होना चाहिए, इसकी अपेक्षा कि लैटिन में। उन्होंने कहा लैटिन में ना करा करके ओल्ड इंग्लिश में कराया जाना चाहिए। ही इज़ द ओनली इंग्लिश मोनार्क हु वॉज गिवन द एपिथेट द ग्रेट। सिर्फ एक ही ये इंग्लिश मोनार्क या राजा हुए हैं जिसको द ग्रेट की टाइटल दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही ऐसे किंग हुए हैं इंग्लिश में जिनको द ग्रेट की टाइटल दी गई है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।